हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको, जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अंदर जो एक तरफा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्यार से हम इसको TIR भी कहेंगे। और याद रखें कि यहां पे क्या टर्म यूज हो रहा है? रिफ्लेक्शन है। ठीक है, नॉट रिफ्रैक्शन। यहां पर बात हो रही है रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहां पे रे ऑप्टिक्स के अंदर टॉपिक का नाम क्या हो चुका है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कंप्लीट तरह से अंदरूनी रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रखें इस बात को अच्छे से कि जब रिफ्लेक्शन की बात होगी ना, तो रिफ्लेक्शन में मीडियम में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन में मीडियम में चेंजेस होते हैं। अगर लाइट रेज जा रही है, मान लीजिए टकराती है किसी ग्लास के इंटरफेस के ऊपर, ठीक है, तो ग्लास के इंटरफेस का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस। ठीक है, अब एयर से आ रही है लाइट रेज और ग्लास के अंदर चली गई तो वहां पे रिफ्रैक्शन हो गया, तो चेंज इन मीडियम मतलब रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर हम बात करेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन तो याद रखें रिफ्लेक्शन में किसी भी तरह का मीडियम चेंज नहीं होता। ठीक है, चलें तो अब एक काम करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं, लेके आते हैं आपको इसके बेसिक आइडिया की स्लाइड के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? कीप दिस इन माइंड दैट इन रिफ्लेक्शन देयर इज नो चेंज इन मीडियम। ठीक है, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा भी था। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन में देयर इज नो चेंज इन मीडियम। ठीक है, जहां तक बात होती है रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन में देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन मीडियम। यहां पे आप देख सकते हैं जब लाइट रेज आकर के स्ट्राइक करती है इंसिडेंट रे, तो टकरा करके ऐसे निकल जाती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये आ भी रही थी एयर से, जा भी रही है एयर में, तो एब्सोल्युटली नो चेंज इन मीडियम। आया कहां से? एयर से। गया कहां पे सर? एयर में। इसका मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन मीडियम। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन देयर इज एब्सोल्युटली अ चेंज इन द मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? जैसे लाइट रेज ना ये एयर ग्लास इंटरफेस पे आके स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे आ कहां से रही है सर? इंसिडेंट रे आ रही है एयर से। इंसिडेंट रे कहां से आ रही है सर? ये तो आ रही है एयर से। ठीक है, उसके बाद ये जो इंटरफेस था ना, इस इंटरफेस का नेचर कैसा होता है? ये रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस होता है, अब्सॉर्बिंग इंटरफेस होता है। लाइट रेज इसके अंदर चली जाती है। ठीक है, अलाउ करता है ना, मिरर हो गया, रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया, तो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस अलाउ ही नहीं करते हैं लाइट रेज को मीडियम चेंज करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी ये ग्लास की बात करते हैं, ये इंटरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये मीडियम जो है ना, ये अलाउ करता है लाइट रेज को मीडियम चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एयर से लाइट सीधे घुस जाएगी कहाँ पे? ग्लास में। एयर से लाइट सीधे कहाँ घुस जाएगी सर? ग्लास में घुस जाएगी। ठीक है, आई बात समझ? यस सर, तो मीडियम चेंज हो गया है, तो ऊपर वाले में नो चेंज इन मीडियम, ऊपर वाले में देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन मीडियम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। और नीचे वाले में देयर इज एब्सोल्युटली अ चेंज इन मीडियम। ठीक है, तो यहां पे देयर इज एब्सोल्युटली अ चेंज इन मीडियम। ठीक है, और जब मीडियम में चेंजेस होते हैं तो इसी को तो रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, यह सब पूरा फंडा क्लियर हो गया। मैं चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद कहानी में आपको डेप्थ में लेके चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़े।
अब आते हैं डेफिनेशंस एंड कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यार यहाँ पे जो दो एसेंशियल कंडीशंस होती है ना फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, जरा गौर करना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू अ डेंसर मीडियम फ्रॉम इंटरफेस ऑफ डेंसर मीडियम एंड अ रेयर मीडियम। तो पहली बात तो क्या है कि रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और लाइट रेज आ कहां से रही होंगी? डेंसर मीडियम से। अब एक काम करते हैं, डेफिनेशन विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू जब अपन डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। तो अब अपन यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई साहब रेडी हो जाइए एकदम तरीके से, ठीक है, रेडी हो जाइए एकदम तरीके से। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात होने वाली है सर, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यहां पर बात होने वाली है। ओके सर, ठीक है, चलें कहानी को स्टार्टिंग दे दें क्या? यस सर, बिल्कुल कहानी को स्टार्टिंग देते हैं। तो मान लेते हैं कि अपने पास ना कोई ऐसे डेंसर मीडियम का इंटरफेस मान लेते हैं पहले, ठीक है। यस सर, और भाई यहाँ पे बहुत सारा पानी लगाना पड़ेगा, ठीक है, पानी ही पानी, क्योंकि क्या है कि डायग्राम जो है ना, डायग्राम में क्या है, पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम पूरा टाइम लैप्स में चलने वाला है कि अच्छा पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जहां तक रिफ्लेक्शन की बात है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जहां तक रिफ्लेक्शन की बात है तो रिफ्लेक्शन में सर ये होता है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन मीडियम। क्या बोला मैंने? कि रिफ्लेक्शन में सर ये होता है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द मीडियम। तो यहां पे रखते हैं अपन एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे हमने प्लेसमेंट कर दी है किसकी? एक ऑब्जेक्ट की। यहां पर हमने प्लेसमेंट कर दी है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब क्या होता है ना कि एक लाइट रेज निकलती है भाई साहब, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से निकली है लाइट रेज जो कि निकल गई सीधे, बोलो हाँ कि ना? सर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या एक ही लाइट रे निकलती है क्या? नहीं सर, निकलती तो बहुत सारी लाइट रेज है, ये तो मैंने बस अभी एक दिखाया है, बस मैंने अभी एक ही दिखाया है, ठीक है। अब क्या होती है सर कि यहां से ना एक और लाइट रे निकलेगी। मैंने बोला बहुत बढ़िया, उम्दा, निकालो लाइट रेस भाई, मैं तो बोलता हूँ निकालो, ठीक है। तो ये लाइट रेस निकली ऐसे करके। तो पहले तो आप क्या प्लॉट कर देंगे सर? नॉर्मल, ठीक है, पहले तो आप क्या प्लॉट कर देंगे सर? नॉर्मल प्लॉट कर देंगे। तो ये अपन ने क्या प्लॉट कर दिया है सर? नॉर्मल प्लॉट कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने प्लॉट कर दिया एक नॉर्मल, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि लाइट रेज जो है ना ये बेंड हो जाती हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अब जो लाइट रेज होती है ना ये थोड़ा सा क्या होता है कि बेंड हो जाती हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से एक और लाइट रेज को लेकर के चले जाओ। निकलने वाली हैं ऐसी बहुत सारी लाइट रेज, ठीक है, एक लाइट रे को ऐसे लेके चले जाओ, ठीक है। तो यहां पे जब ये लाइट रे जाकर के स्ट्राइक करेगी तो पहले अपन क्या प्लॉट करेंगे सर? नॉर्मल प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन क्या प्लॉट करेंगे सर? पहले अपन ने प्लॉट कर दिया यहाँ पे एक नॉर्मल अगेन यहाँ पे जो नॉर्मल है ना ये एक इमेजिनरी लाइन है भाई, ठीक है, जस्ट मेड फॉर द सेंस ऑफ कन्वीनियंस ऑफ डायग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब लाइट रेज जाएंगी ना यहाँ से तो सर लाइट रेज थोड़ा सा और बेंड हो जाएंगी। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं पूरा पैटर्न तो मजा आ जाएगा, ठीक है। यस सर, लाइट रेज तो बेंड होंगी ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक लाइट रे और निकालो भाई, ठीक है, एक लाइट रे और निकालो। तो जब ये लाइट रे जा रही है ना भाई तो यहां पर भी फिर से अपन प्लॉट करेंगे एक नॉर्मल। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक नॉर्मल फिर से प्लॉट कर दिया जाए। तो जब यहां पे अपन ने एक नॉर्मल प्लॉट करा तो अब क्या होगा जरा इस बात पे गौर करना, ये अपन ने प्लॉट करा एक नॉर्मल, ठीक है। तो अब ये जो लाइट रेज है ना ये बेंड हो जाएंगी अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई अगर आप ये पैटर्न समझ पा रहे हैं ना तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, यहां जरा गौर करना, देख क्या होता है। ये होगा मान ले 15 डिग्री, ये बड़ा हो गया मान ले 20 डिग्री, ये और बड़ा हो गया मान ले 30 डिग्री। तो भाई जैसे आप लाइट रेज को दूर स्ट्राइक करवा रहे हो तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ रही है ना तो वैसे वैसे यहाँ पे जो लाइट रेज है ना वो थोड़ा झुकना स्टार्ट हो गई है टुवर्ड्स द इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर जो लाइट रेज है ना यहां पर जो लाइट रेज है ना वो थोड़ा सा क्या है सर? झुकना स्टार्ट हो गई है टुवर्ड्स द इंटरफेस। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाली बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि लाइट रेज अब थोड़ा सा झुकना स्टार्ट हो गई है टुवर्ड्स द इंटरफेस। अब एक पॉइंट ऐसा भी आता है,
अब एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब लाइट रेज जो है ना वो यहाँ पे स्ट्राइक होंगी और इसके बाद जो लाइट रेज होंगी ना वो सीधे इंटरफेस पे ही ग्रेज करना स्टार्ट कर देंगी। क्या बोला मैंने? एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि लाइट रेज जो होंगी ना वो सीधे इंटरफेस के ऊपर ग्रेज करना स्टार्ट कर देंगी। जो लाइट रेज होंगी ना सर वो सीधा इंटरफेस के ऊपर ग्रेज करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाली बात पूरी क्लियरली समझ में आ गई। ठीक है, तो होता क्या है, लाइट रेस बेंड हो गई और बेंड हो गई और बेंड हो गई और फिर ग्रेस करना स्टार्ट कर देंगे ऑन द इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है भाई, ये इतना क्रिटिकल पॉइंट इसलिए है क्योंकि अब अगर आपने लाइट रेस को इससे ज्यादा एंगल पे स्ट्राइक करवा दिया, मेरी बात समझना, अब अगर आपने लाइट रेस को इससे ज्यादा एंगल पर स्ट्राइक करवा दिया, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस तो लगातार बढ़ ही रहा है ना भाई। क्या बोला मैंने? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो तो लगातार उसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है ना भाई। देखो तो 10 था, 15 था, 20 था, 25 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, आगे तो और बढ़ेगा ही ना। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे थे ना, तो लाइट रेस क्या था कि झुकना शुरू हो गई थी टुवर्ड्स द इंटरफेस। यहां पे तो प्रॉपर्ली इंटरफेस पे ग्रेज ही करना शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन अब अगर आपने एंगल को बढ़ा दिया तो लाइट रेस का जो आपने पैटर्न चेक करा उसके हिसाब से लाइट रेस अब यहां वहां नहीं, सीधे अंदर ही घुस जाएगी। आया समझ के नहीं? लाइट रेज अब यहां वहां नहीं जाएगी, सीधे अंदर ही घुस जाएगी। तो यहां पे ये जो लाइट रे आ रही है इसे कहा जाता है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं इसको सर? इसको अपन कहते हैं टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे। अभी लिख देता हूं इसको अपन कहते हैं टोटली इंटरनली, इसको अपन कह देते हैं टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे। बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में? तो भाई ये जो एंगल है जहां पे ग्रेस करना शुरू कर दिया, ये बड़ा क्रिटिकल एंगल है भाई। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो एंगल है जहां पे लाइट रेज ने ग्रेस करना स्टार्ट कर दिया है, ये बड़ा क्रिटिकल एंगल है क्योंकि इसके पहले तक रिफ्रैक्शन हो रहा था, मीडियम चेंज हो रहा था, और इसके बाद रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, मीडियम चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल, जिसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द डेंसर मीडियम। वो भी किस एंगल पे? वो भी ऐसे एंगल पे जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल पर तो ग्रेजिंग स्टार्ट हो जाती है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पर अगर आपने लाइट रेज को स्ट्राइक करवाया तो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में यहां तक की बात बकायदा क्लियर हो गई होगी। मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो। चलें फिर आगे बढ़ें। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहाँ तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती है तो लाइट रेज मीडियम के इंटरफेस के ऊपर ग्रेजिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो लाइट रेज जो होती है ना फिर वो अंदर ही आ जाती है डेंसर मीडियम के, जिसे कहा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? यहाँ तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। ठीक है, चलिए अब जरा ना आपके लिए काम करते हैं, यहीं पे स्नेल्स लॉ से अपन जरा खेलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम पूरा क्लियर हो गया। अब मैं सिर्फ यही डायग्राम जो है ना इसको लेके चलूंगा अगले वाले सिनेरियो में। ठीक है, जहां पे सिर्फ क्रिटिकल एंगल ही शो कर दूंगा तो इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, डेंसर डेंसर डेंसर, तो वो तो मैंने इसलिए किया कि आपको पूरा प्रोसीजर जो है ना वो समझ में आ जाए कि असलियत में कैसा हो रहा है वो आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, अब जरा गौर करो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे वी हैव एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर वी हैव एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि ये लाइट रेस तो यहाँ से निकलने वाली हैं यस सर, तो लाइट रेस तो निकलेंगे सीधे करके। ठीक है, बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, उसके बाद एक लाइट रे उसके बाद एक काम करते हैं, एक लाइट रेस जो है ना वो ऐसे निकलती है। ठीक है, ये गई, उसके बाद यहाँ पर जो नॉर्मल बनेगा इसका वो नॉर्मल अपन जरा प्लॉट कर देते हैं भैया। तो ये रहेगा इसका नॉर्मल, यहाँ तक का फंडा भी पूरा क्लियर हो चुका है, तो दिस इज द नॉर्मल। अब उसके बाद क्या होने वाला है कि लाइट रेज जो है ना वो सरफेस पे ग्रेज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो सरफेस पे लाइट रेज की क्या है, ग्रेजिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ना इसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज 90 डिग्री, और ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है बट है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर। ठीक है, तो जरा गौर करना डिफाइन कैसे करते हैं कि क्रिटिकल एंगल, ध्यान देना अच्छे से ना, क्रिटिकल एंगल C से इसको डिफाइन कर डिनोट किया गया। तो क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज
सी से करेंगे उसको डिफाइन। तो क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही, इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू विच, इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू विच, जिसके करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग टू विच the angle of refraction, corresponding to which the angle of refraction becomes 90 degree, corresponding to which the angle of refraction becomes equal to 90 degree, angle of refraction becomes equal to 90 degree। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है इन अकॉर्डेंस विद द स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कर देंगे कि इन अकॉर्डेंस विद स्नेल्स लॉ, इन अकॉर्डेंस विथ स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन अकॉर्डेंस विद स्नेल्स लॉ। सर स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता सर ये है कि लाइट रेस कहाँ से आ रही है, इक्वल टू कहाँ को जा रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि लाइट रेस जो है ना वो कहाँ से आ रही है, सर लाइट रेस आ रही है यहाँ से डेंसर मीडियम से, ठीक है। तो जब डेंसर मीडियम से आएगी तो म्यू2 बोल देंगे, उसके बाद जिस एंगल पे स्ट्राइक करती है उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा μ1 और उसके बाद कितना हो जाएगा सर साइन ऑफ 90, ठीक है। चले कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके सर। तो μ2 साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू μ1, उसके बाद साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अपन कर सकते हैं μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू अपने पास में कितना हो जाएगा सर 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा। अब जरा फोकस करते हुए चलना, व्हाट इज μ2 अपॉन μ1, तो सर μ2 अपॉन μ1 को अपन सिर्फ म्यू भी लिख सकते हैं, तो अपने पास फॉर्मूला आ गया म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी, बस बात खत्म। आई बात समझ के नहीं आ गई, तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जोड़ने वाला जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। प्रॉपर डेरिवेशन करके आप लोगों को दिखा दिया, अगर आप लोगों को प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप कहानी का स्क्रीनशॉट जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, यहाँ तक का पूरा फंडा क्लियर है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद डेरिवेशन पे जब आना होगा तो डेरिवेशन ये रहा आप लोग के सामने, म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, तो यहाँ पे दो मेजर कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो 2 एसेंशियल कंडीशंस, दो बहुत ही मेजर एसेंशियल कंडीशन जो होती है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो क्या होती है। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इतनी बेसिक है भाई कि तुम्हें ना वो चीज याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहला क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही तब जब लाइट रेस ट्रैवल कर रही होंगी फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू रेयर मीडियम, ठीक है। टोटल इंटरनल, इसके बाद ही तो हुआ था, इसके बाद अगर आपने लाइट रेस को स्ट्राइक करवा दिया होता, अगर आपने लाइट रेस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पे स्ट्राइक करवा दिया होता तो लाइट रेस वापस से अंदर ही घुस जाती ना, बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने के लिए पहली बात तो ये चाहिए कि लाइट रेस को ट्रैवल करना पड़ता है फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू रेयरर मीडियम, ठीक है। इसको अपन लिख देते हैं कि 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर TIR। तो लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम, लाइट ट्रैवल फ्रॉम, लाइट को ट्रैवल करना पड़ेगा फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, ठीक है। लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा बहुत ही जानदार शानदार तरह से क्लियर है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा क्या होता है भाई, अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो वो तभी पॉसिबल है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, जैसे कि आपको आखिरी वाले रे डायग्राम में दिख रहा होगा। आखिरी वाले में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, दिस इज मोर देन द, अरे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, दिस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, दिस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, तब जा करके ऐसा हो रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो इसको भी अपन बनाते हैं एज द एसेंशियल कंडीशंस कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस,
द एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और एंगल ऑफ, अच्छा क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। मेरे ख्याल से एसेंशियल कंडीशंस का फंडा भी आप लोगों के दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा। यस सर, पूरा शानदार जानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है, ठीक है। निपटा दें इसको, बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलोज द कॉमन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो पहला क्या होता है? लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, जिसकी अपन लोग बाकायदा बात कर चुके थे। इसको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर लेना कि लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इनटू अ रेयर मीडियम, लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। मैंने कहा था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तभी यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिल पाएगा, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, सब पूरा फंडा क्लियर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल को अपन डिफाइन कैसे करें? तो क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो भी एंगल कहां बन रहा है सर? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी कहां पे बन रहा है? ओनली इन द डेंसर मीडियम, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 डिग्री। एग्जैक्टली सर, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहां देख लो, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कुछ नहीं, सिर्फ 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। आपको ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बाद सम एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं टीआईआर के। सर क्या है वो एप्लीकेशंस? तो पहला तो है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है। उसमें क्या होता है, डायमंड कटर जो होते हैं ना वो दरअसल ऐसा आर्टिस्टिक वाला काम करते हैं कि वो ना डायमंड की कटिंग इस तरह से करते हैं कि किसी भी साइड से जब लाइट रेस पड़े ना तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए उसके अंदर, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पे पड़े लाइट रेस, तो वो कटिंग इस हिसाब से की जाती है, ठीक है। इसलिए वो चमकता बहुत ज्यादा है, ठीक है। मिराज हो गया, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, यहां देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो सिग्नल का जो एंट्री पॉइंट होता है, तो सिग्नल का जो एंट्री पॉइंट होता है, तो यहां पर इसका जो एंगल बनेगा ना वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे रहता है, ठीक है। इसका जो एंगल बनेगा ना सर, वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सिग्नल होता है ना वो ऐसे अंदर 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 हर जगह से क्या है सर, रिफ्लेक्ट होके चलता है, ठीक है। जो अंदर अंदर हर जगह से क्या है सर, रिफ्लेक्ट होते हुए चलता है। तो यहां पे एटेन्युएशन ऑफ सिग्नल इज द लीस्ट, ठीक है। मतलब सिग्नल का लॉस बहुत कम होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल है तो अपन यहां पे बोलते हैं कि एटेन्युएशन मतलब लॉस ऑफ सिग्नल इज वेरी लो, एटेन्युएशन ऑफ सिग्नल इज वेरी लेस, एटेन्युएशन ऑफ सिग्नल इज वेरी लेस, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये कुछ बहुत ही प्राइम फीचर एप्लीकेशंस होते हैं किसके सर, टीआईआर के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। डायग्राम पूरा क्लियर था, डायग्राम हम लोग पूरा बना करके रख चुके हैं आप लोग के लिए। उसके बाद रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो रिलेशन जो अपन को निकालना था वो अपन लोग निकाल चुके थे। लाइट रेस कहां से आ रही थी? डेंसर मीडियम से। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करा वो क्रिटिकल एंगल था। लाइट रेस कहां गई? रेयर में। और कितना एंगल मार दी सर? sin 90 का एंगल मार दी, ठीक है। तो μ2 निकाल चुके हैं ना, μ = 1/sin c निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं? यस सर निकाल चुके हैं। एक बार तुमको मैं करके यहाँ पे वापस से दिखा देता हूं। तो μ2/μ1 क्या हो जाएगा सर? म्यू के बराबर हो जाएगा। तो μ = 1/sin c एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्रॉपर डेरिवेशन एंड प्रॉपर फॉर्मूला दैट रिलेट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। बोलो कैसा रहा? सही रहा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? एक नंबर, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। निपटाया जाए इसको।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम फॉर विच द क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी है कैसे मीडियम में जिसका क्रिटिकल एंगल जो है वो 30 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है सर, अब जरा ध्यान देंगे, क्रिटिकल एंगल गिवन है 30 डिग्रीज के बराबर, और हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, सर, वो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। और मैं आपको बता दूं कि ये म्यू का मतलब क्या होता है, तो म्यू का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहां पे भाई, इसका रेशियो आएगा ना ये, तो म्यू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। म्यू क्या होता है सर, म्यू होता है सर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे क्या आ जाएगा सर, तो ऊपर आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और नीचे क्या आ जाएगा सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1/sin c। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगा सर, अभी निकाल देते हैं, अपने को तो मालूम ही रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन नीचे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। sin c का मतलब कितना है, c का मतलब 30 डिग्रीज है। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸, ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, 3 × 10⁸ अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 2 ऊपर चला गया। ठीक है, तो v अपने पास में कितना आ जाएगा सर, v आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 2 करेंगे, तो अपने पास में वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, 1.5, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, 10⁸, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे मीडियम में जहां पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 30 डिग्रीज है, तो वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है ना, वो होता है 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी आरामदायक बात है कि आप लोग को ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है। ठीक है, निपटाया जाए इसको, यस सर बिल्कुल निपटाया जाएगा इसको। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 10⁻⁻10 मीटर इन एयर एंटर्स अ मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। नाउ व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। एक बार ये सवाल आपके हवाले, एक बार जरा करके देखो, सेल्फ ट्राई। बन गया तो बहुत जबरदस्त, अगर नहीं बना तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन इस सवाल के ऊपर सेल्फ ट्राई तो बनता है यार। जल्दी सेल्फ ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़े। यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर होता है। तो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 10⁻⁻10 मीटर इन एयर एंटर्स अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, 1.5 है। ठीक है, तो इंडेक्स है इसका 1.5 और वेवलेंथ जो एयर में है ना वो है 6000 10⁻⁻10। नाउ व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला, जरा फोकस करेंगे। तो भाई डेंसर मीडियम में जाने से क्या है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो लैम्डा डैश का मतलब होता है वेवलेंथ इन द डेंसर मीडियम, ध्यान रखना है इस बात का अच्छे से। लैम्डा डैश का मतलब होता है वेवलेंथ इन द डेंसर मीडियम। ठीक है, लैम्डा डैश का मतलब होता है वेवलेंथ इन द डेंसर मीडियम। ठीक है, उसके बाद लैम्डा का मतलब क्या होता है सर, वेवलेंथ इन द रेयरर मीडियम। लैम्डा का मतलब क्या होता है सर, वेवलेंथ इन द रेयरर मीडियम। ठीक है, और उसके बाद जो अपन म्यू यूज करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो म्यू का मतलब क्या हो जाएगा सर अपने पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू का मतलब क्या हो जाएगा सर अपने पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब जरा फोकस करते हुए चलते हैं। तो अपने पास जो अब इवेंचुअली जो अपने पास वेवलेंथ निकालनी है ना अपने को, व्हाट आर द वेवलेंथ, तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन आता है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज लैम्डा डैश, 6000 10⁻⁻10, तो 6 10⁻⁻7 मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और इंडेक्स कितना होगा यहाँ पे 1.5 तक है, ऐसा 1.5 था, तो सॉल्व करेंगे तो 4 10⁻ क्या हो जाएगा सर, -7 मीटर। दिस इज द रिफ्रैक्टिव, दिस इज द वेवलेंथ। ठीक है, दूसरा आपसे क्या पूछ के रखा हुआ है कि व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो लैम्डा डैश चेंजेस, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लैम्डा डैश चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब जरा ध्यान देना कि f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो c का मतलब क्या हो जाएगा, 3 10⁸, उसके बाद लैम्डा अपने पास में कितना हो जाएगा, 4 10⁻⁻7, 4 10⁻⁻7
10⁻⁻7, तो 1/4 कितना होता है 0.25, 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.75, 10⁻15 आप इसको सॉल्व करना चाहें और तो 7.5, 10⁻14 हर्ट्ज तक का भी आप आंसर जो है वो कोट कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन इसको निपटाते हैं। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था अपने पास यहां तक। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक सवाल, हर एक चीज, हर एक डेरिवेशन, हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा कमेंट चेक करते हैं और आपके फीडबैक पे ही काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो इस टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ठीक है, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।